Good morning, students. Today we will learn about the first chapter of class 10th, that is chemical reactions and equations. And today we will learn some important facts about this chapter. So let's start that. Now, chemical reactions and equations. First of all, we will know about that what exactly the chemical reaction means. Chemical reactions mean whenever there is any change in the chemical composition of any compound is called chemical reaction. जब कभी भी किसी भी कंपाउंड के केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आ जाए तो उसे बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा C+O2 CO2। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि कार्बन की एक अपनी एंटिटी थी, ऑक्सीजन O2 की एक अपनी एंटिटी थी, लेकिन जब इन दोनों को आपस में कंबाइन किया गया और कुछ हीट दी गई तो इन्होंने क्या किया, CO2 बना लिया। CO2 का मतलब क्या हुआ, अब CO2 ना तो C की तरह बी CO2 ना तो सी की तरह बिहेव करता है ना तो O2 की तरह बिहेव करता है, ये बिहेव करता है CO2 की तरह। मतलब यहाँ पे जो केमिकल कॉम्पोजिशन कार्बन का था या केमिकल कॉम्पोजिशन O2 का था वो दोनों आपस में चेंज हो गया। मतलब जब किसी भी एलिमेंट कंपाउंड सब्सटेंस की केमिकल कॉम्पोजिशन में ही चेंज आ जाए तो उसे हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। अब इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, इक्वेशन का मतलब हो गया कि आपको पता है जैसे इक्वेशन मतलब होता है 2+2=4, 3+2=5, 4+5=9, 10+2=12। मीन्स क्या हो गया कि इक्वेशन का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड राइट और राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पर एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है, तो उधर भी प्रोडक्ट साइड में भी एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है। यहाँ पे जो आपको +393.5 किलो जूल दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि इतनी हीट वहाँ पे लगाई गई है। तो क्या ये एक्स्ट्रा है? नहीं, ये भी एक्स्ट्रा नहीं है, ये भी उस इक्वेशन का हिस्सा है। मतलब C+O2 को जब कंबाइन करने के लिए आपने जितनी हीट लगाई उतना हीट CO2 बनने के बाद रिलीज हो गया। तो मतलब यहाँ पे हीट भी आपस में इक्वल है। वो भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 393.5 किलो जूल हीट जो है वो अलग से कहीं निकल कर आया है। नहीं, आपने जितनी हीट उसको दी है वो इतनी हीट वो क्या है, वो वहाँ से बाहर निकल गया है। तो ये मतलब होता है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का। चलिए, अब हमने जो बात कही है कि हाँ, हमने जो बात की है कि केमिकल रिएक्शन में कुछ चेंज होता है, तो चेंज कई तरीके के हो सकते हैं। और अगर इन चेंजेस में से आपको कोई भी एक चेंज आपको देखने को मिलता है तो आप ये समझ जाएंगे कि वहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। जैसे कि न्यू सब्सटेंस का बनना, जैसे C+O2 क्या बना, CO2। तो CO2 C और O2 दोनों से अलग है, तो मतलब क्या है, एक नया सब्सटेंस बना। एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व, C+O2 बनने में क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई है। तो मतलब क्या हुआ है, एनर्जी वहाँ पर इवॉल्व हुआ है। हालांकि इन्वॉल्व वहाँ पे इवॉल्व हुआ है, लेकिन इन्वॉल्व और इवॉल्व दोनों हो सकता है। मतलब एनर्जी अगर रिलीज हो रही है या लग रही है तो वो भी क्या है, मतलब केमिकल चेंज है। देयर इज चेंज इन द मास ड्यूरिंग द रिएक्शंस। अगर क्या है कि रिएक्शंस के दौरान अगर मास चेंज होते हैं, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे चेंज इन मास का मतलब ये है कि मास का चेंज ओवरऑल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इंडिविजुअल मास चेंज की बात हो रही है। जैसे कि सपोज करिए, जैसे C+O2 में सी रिएक्टेंट साइड में भी C+O2 44 ग्राम होगा और CO2 भी 44 ग्राम होगा। लेकिन अगर हम बात करें कार्बन की, तो यहाँ पे कार्बन अपने एक अकेले फॉर्म में 12 ग्राम में था, लेकिन CO2 में वो अकेले फॉर्म में 12 ग्राम में नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि देयर चेंज इन मास ड्यूरिंग रिएक्शन। तो क्या होता है कि रिएक्शन के दौरान मास के भी चेंजेस होते हैं, और ये भी है कि जब हीट डिसिपेशन के फॉर्म में भी कुछ मास ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ उसको लेकर हम उतने डीप में नहीं जाएंगे, बस केवल इतना समझेंगे यहाँ पे कि रिएक्शन के दौरान मास में भी चेंज हो सकता है।
और यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं वो परमानेंट होते हैं। जैसे C+O2 से CO2 तो बन जाता है, लेकिन CO2 से अगर आपको C+O2 बनाना हो तो वो लगभग लगभग नामुमकिन है, क्योंकि आपको इतनी हीट वहाँ देनी पड़ेगी कि जो हीट जनरेट कर पाना किसी लैब में लगभग नामुमकिन होगा। एग्जाम्पल्स हो गए जैसे कुकिंग ऑफ फूड का मतलब हो गया कि खाने का बनना। आप कच्चे चावल को पका सकते हैं, लेकिन वापस से पके चावल को कच्चा नहीं कर सकते। आप आयरन को बाहर रख कर रस्टिंग करा सकते हैं, लेकिन वापस से उस रस्टिंग से वापस लोहा नहीं बना सकते। लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो लेड नाइट्रेट क्या होगा, टूट जाएगा, लेकिन आप वापस से उसको कूल करके वापस से लेड नाइट्रेट आप नहीं बना सकते। दूध का फट जाना, आप वापस से फटे दूध से दूध नहीं बना सकते। फलों का पक जाना, आप पके हुए फलों को वापस से कच्चा नहीं कर सकते। अब देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है, क्यों? उसका रीज़न ये है कि ये रस्टिंग के दौरान एक नया सब्सटेंस बन के आता है, और आयरन ऑक्साइड। हाँ, आपने शायद क्लास 9th में भी पढ़ा होगा इस बारे में, और नहीं पढ़ा है तो ठीक है, अभी इसको हम बारे में डिटेल से बात करेंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है कि जब बाहर हम लोहे को रखते हैं तो वो मॉइस्चर और वाटर के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, एयर के साथ रिएक्ट करके क्या बनता है, एक अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर लेता है, जिसको हम रस्टिंग बोलते हैं, जो आपको लाल 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 रंग का दिखता होगा। अब क्या है कि ये चेंज क्या होता है, परमानेंट होता है। जैसे मैंने बोला कि आप वापस रस्ट मतलब जंग लगे लोहे को वापस से आप बिल्कुल एक सही लोहा नहीं बना सकते। जब रस्ट होता है तो जो लोहे की जो मास होती है उसमें इंक्रीमेंट होता है, और एक एनर्जी चेंज प्लेस लेती है वहाँ पे, जो कि विजिबल नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक एनर्जी चेंज होती है जो हमें विजिबल तो नहीं होती, बट एनर्जी चेंज वहाँ पर होता है। अब हम क्या बात करेंगे, केमिकल चेंजेस को ही हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे कि जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उसे ही हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शंस बोलेंगे। अब केमिकल रिएक्शंस दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक को हम याद रखेंगे, एक्सो का मतलब होता है, एक्सो में एक्स आ रहा है मतलब एक्सर्ट हो रहा है, मतलब कहीं से हीट क्या हो रही है, एक्सर्ट बाहर निकल रही है। तो एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि जब हीट रिएक्शन के दौरान बाहर निकलती है, इवॉल्व होती है, तो उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक। जैसे C+O2 को जब रिएक्ट कराएंगे तो एक बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ये क्या है, एक्सोथर्मिक। जब नाइट्रोजन यानी कि N2+3H2 को रिएक्ट कराते हैं तो बनता है 2NH3 अमोनिया गैस, और इस दौरान भी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। एंडोथर्मिक का मतलब होता है जब हीट इन्वॉल्व होती है या अब्जॉर्ब होती है, मतलब आपको रिएक्शन कराना है तो आपको हीट उसको देना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराना हो तो आपको हीट उसको जब देंगे तब वो रिएक्ट कराएगा। ये चीज़ ध्यान रखिए, जब हीट निकलती है तो उसे प्लस फॉर्म में प्रोडक्ट साइड में लिखते हैं, और जब हीट लगती है, एब्जॉर्ब होती है, तो उसे प्लस फॉर्म में रिएक्टेंट साइड में लिखते हैं। अब बात करते हैं केमिकल फार्मूला की। तो केमिकल फार्मूला जैसे कि आपने क्लास 9 में पढ़ा है कि केमिकल फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला जो होता है वो सब्सटेंस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे H2O, तो H2O में क्या है, H2O क्या है, वाटर है, हम सभी जानते हैं, लेकिन H2O क्या है, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब पानी का केमिकल फार्मूला है। इसका मतलब कि अगर कहीं पर भी आपको हाइड्रोजन के दो एटम्स और आपको ऑक्सीजन का एक एटम अगर आपको जुड़ा हुआ मिले तो आप कह सकते हैं कि आप वो क्या है, वाटर है। उसी तरह अगर सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, सल्फ्यूरिक में 2 एटम्स ऑफ H होते हैं, 1 एटम ऑफ S होता है, और 4 एटम्स ऑफ O होते हैं। अगर आपको ये कहीं पर भी मिले तो आप देख के कह सकते हैं कि ये क्या है, H2SO4 है। अब केमिकल इक्वेशन जैसे कि मैंने बता चुका है कि इसी रिप्रेजेंटेशन को जब जब कहीं पर केमिकल चेंज होता है और जब उस केमिकल चेंज को हम रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाते हैं एक किसी तो उसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे KMnO4 प्लस HCl, जैसे KMnO4 प्लस HCl क्या बनता है, KCl प्लस MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। तो यहाँ पर KMnO4 क्या है, पोटेशियम परमानेंट का रिप्रेजेंटेशन है, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिप्रेजेंटेशन है,
पोटेशियम क्लोराइड क्या KCl का रिप्रेजेंटेशन है और मैग्नीज क्लोराइड क्या है MnCl2 का रिप्रेजेंटेशन है, H2O वाटर का और Cl2 क्लोरीन का। तो ये जो पूरी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है इसी को बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन। और ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, केमिकल चेंजेस का, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में। तो ये रहा आज का इतना। अब आगे है स्ट्रेस फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन, तो इसको हम नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।